नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मार्गदर्शन में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर हैं, अगर आप पुराने कस्टमर या नए कस्टमर हैं, तो आप इस माध्यम से यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से किस तरह से फंड आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में या किसी और को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं और कितने ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप सीधा फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं इसमें आपको सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे पास में आता है यूपीआई। आज की डेट में यूपीआई एक ऐसा सब्जेक्ट हो चुका है जिसके बारे में सब कोई जानता है। कहने को तो यूपीआई बहुत ही एक फास्टेस्ट सर्विस है, राइट? और इसीलिए लोगों को ये सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ें मिलती है 24/7। आप किसी को भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है, किसी मर्चेंट को छोड़ करके। इसके अलावा बिल पेमेंट्स, रिचार्ज, ईएमआई भुगतान आप इजीली कर सकते हैं और डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट या लोन अकाउंट या जिसमें भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वहाँ पे इजीली हो सकती है। इसके अलावा आप मर्चेंट पेमेंट आसानी से कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी मर्चेंट को से आपने कोई सर्विस ली है और उनको आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ईजिली पेमेंट आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और फास्टेस्ट सर्विस की तरफ से आपकी पेमेंट हो जाएगी। इसके अलावा सीधे बैंक अकाउंट से भी आपसे लिंक कर सकते हैं और यूपीआई की मदद से बैलेंस रिसीव कर सकते हैं, साथ ही पेमेंट कर सकते हैं। इसमें वॉलेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आप लेन देन करेंगे वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाएगा और या फिर बैंक अकाउंट में रिसीव होगा आपके या दूसरे के सामने वाले के बैंक अकाउंट में जाएगा जिससे भी उन्होंने अपना यूपीआई को लिंक कर रखा हो। और चूंकि तत्काल सर्विस देता है तो इसलिए लोगों को पसंद है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जब आप नए यूपीआई स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली बैंक में 5,000 रुपये तक आपकी अगले 24 घंटे तक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से आप लगभग 1 लाख रुपये प्रतिदिन की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। किसी केस में या स्पेसिफिक मर्चेंट में आप 2 लाख से 5 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक दिन में यूपीआई की मदद से। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, ठीक है? और चूँकि ये बहुत सिक्योर है, यानी कि आप जिसको बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे सीधा वहीं जाएगी, तो ये चीज़ इसमें काफ़ी बेटर है। लेकिन सबसे बड़ा एक छोटा-सा लूपहोल आप ये कह सकते हैं कि ये अगर एक बार पेमेंट आप प्रोसीड कर देते हैं तो इसे बीच में कैंसिल नहीं किया जा सकता, ये सक्सेस ही हो जाएगी। तो कृपया बैलेंस ट्रांसफ़र करने से पहले सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार जाँच लें। दूसरा है आईएमपीएस। आईएमपीएस आज की डेट में सबसे बेस्ट तरीका माना गया है। आप सिक्योरिटी के माध्यम से अगर बैलेंस किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फास्टली, अगर आपके पास यूपीआई सर्विस नहीं है और आप उसे आईएमपीएस के माध्यम से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूपीआई और आईएमपीएस बहुत अलग सर्विस है। यूपीआई को इस्तेमाल करने के लिए आप किसी भी थर्ड पार्टी या ऑन जो बैंक का ऑफिशियल ऐप होते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक का पेज़ैप ऐप है, आप इसमें भी यूपीआई की मदद से ऐड करके पेमेंट कर सकते हैं तो हो जाएगा। इसके अलावा बैंक का ऑफिशियल ऐप भी एचडीएफसी बैंक का आप सभी कर सकते हैं तो आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप आईएमपीएस करने के लिए, पेमेंट करने के लिए आप किसी तरह का कोई थर्ड पार्टी ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपको बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट या इंटरनेट बैंकिंग के अंदर सेक्शन मिलेगा, फंड ट्रांसफर सेक्शन के अंदर मिलेगा, जैसे कि एचडीएफसी बैंक के अंदर है फंड ट्रांसफर सेक्शन के अंदर, और आईएमपीएस की सुविधा है, आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जिस भी एक पर्सन के अकाउंट में या मर्चेंट के अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं, उनका बैंक अकाउंट ऑफिशियल नेम, उनका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड और बैंक का नाम वो आपको मालूम होना चाहिए, तब ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि ये एक इंस्टेंट मनी फंड ट्रांसफ़र सर्विस है तो आप इसे ईजिली तरह से कर सकते हैं ट्रांसफ़र, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 24/7 सुविधा उपलब्ध रहती है इसकी, 365 दिन उपलब्ध रहता है, यानी कि साल के किसी भी दिन आपसे पेमेंट कर सकते हैं। एटीएम और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप पैसे भेज सकते हैं, इसमें इसकी भी सुविधा उपलब्ध रहती है। लिमिट की मैं बात करूँ तो लिमिट इसमें ज़्यादा की भी है, कम की भी है। आप 500, 1000, 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख, 4 लाख, 15 लाख तक की आप राशि अगर आप भेजना चाहते हैं तो ईजिली भेज सकते हैं। ये आसानी से आपके लिए ट्रांसफरेबल होती है और इसे भेज सकते हैं। और अगर आपसे मैं बात करूँ 2 लाख तक के अमाउंट की, तो आप इसे बैंक से डायरेक्टली टाइप करके इसे ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ईजिली आपके अकाउंट में और जिसमें भी आप भेजना चाहते हैं वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ज़्यादा अमाउंट अगर ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे 2.5 लाख से लेकर 15 लाख तक का, तो उस पर आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि बैंक की टर्म एंड कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही चार्जेस लगते हैं आपको। इसके अलावा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखने वाली है कि इसमें जो अकाउंट नंबर वो कभी भी गलत ना डालें, वरना रिवर्सल में प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको रिवर्सल मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
और साथ ही जो जिस भी बेनिफिशियरी की डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं वो सही से फिल करें, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अगला पॉइंट है हमारे पास में आरटीजीएस या एनईएफटी। आरटीजीएस यानी कि टाइम तो होता है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक तरह का भी आईएमपीएस जैसी सर्विस ही होती है, लेकिन आईएमपीएस नहीं होता है। इसके अंदर बेसिकली आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो 2 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन आप करते हैं बेसिकली, और मोस्टली इसके अंदर आप बड़े अमाउंट, हायर अमाउंट जैसे 15, 20, 25, 30 लाख ऐसे आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आरटीजीएस के माध्यम से इजीली ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें एक फ़ायदा है कि आप बड़े अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी सिक्योरिटी के माध्यम से। इसके अलावा इसके अंदर आपको जैसे कि आपको मैंने बताया कि 2 लाख से ऊपर की अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। 24/7 सुविधा उपलब्ध रहती है। और अगर मैं इसमें चार्जेस की बात करूँ तो 20 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक का लगभग इसमें चार्ज लग जाता है, बाकी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। ठीक है, और ये रियल टाइम सेटलमेंट होता है, यानी कि अगर आपसे बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो ये रियल टाइम में सेटलमेंट आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये अकाउंट ज़्यादातर ये सुविधा है, ये सर्विस बिजनेस और कॉर्पोरेट जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है ये। अब बात करते हैं हम अपनी एनईएफटी की। एनईएफटी के अंदर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की जो सुविधा है, ये भी कुछ आरटीजीएस या आईएमपी जैसी ही है, लेकिन ये भी थोड़ी सी अलग है। इसके अंदर जैसे मोस्टली क्या होता है कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं, राइट, जो जॉब कर रहे होते हैं, उनके लिए सुविधा सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब भी कंपनी बैलेंस ट्रांसफर करती है किसी भी एम्प्लॉय के अकाउंट में, तो वो एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर करती है, ना कि आरटीजीएस के माध्यम से, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी बड़ी नहीं होती है। जिनकी बड़ी होती है उनके आरटीजीएस से चला जाता है, बाकी अदरवाइज मोस्टली में एनईएफटी के माध्यम से जाता है। इसमें राशि की कोई लिमिट नहीं है, 24/7 उपलब्ध है। ऑनलाइन ही कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग से ही होता है और उसके माध्यम से ही हो सकता है, अदरवाइज अदर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें आपको। और इसमें बैच वाइज सेटलमेंट होता है, यानी कि जो भी टाइमिंग है मर्चेंट है उसके अकॉर्डिंग ये सेटलमेंट होता है। पर्सनल और बिजनेस दोनों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत बेस्ट है। याद रखने वाली बात है कि दोनों सेवाओं में आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। एक बार भेजने के बाद ट्रांजेक्शन कैंसिल नहीं हो सकता है, तो ये बहुत ख्याल रखने वाली चीज़ है। अगला है आपको विदेश में भेजने के लिए पैसा, रेमिटेंस। आपको बता दूं कि रेमिटेंस एक ऐसी सुविधा होती है कि अगर आप विदेश में कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कोई आपके कलीग्स हैं या कोई रिलेटिव आपके रह रहे हैं, आपको वहाँ पे बैलेंस भेजना है, तो रेमिटेंस की सुविधा सबसे बेस्ट रहती है, जिसकी मदद से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये सुविधा वैसे इंटरनेट के माध्यम से भी ले सकते हैं, जैसे कि आप अपने आईएमपीएस या आरटीजीएस या फिर एनईएफटी वगैरह करते हैं, तो इससे भी सेम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि ये फास्ट प्रोसेसिंग एक तरह का प्रोसेस है, जिसमें आपको वेट नहीं करना होता है, बहुत ईजिली हो जाता है, डिजिटली हो जाता है। अदरवाइज अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो उसकी सुविधा उपलब्ध रहती है, बट उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है और रिस्की भी होता है इसमें डॉक्यूमेंट और बैलेंस का इधर उधर होना। तो बेटर है कि आप ऑनलाइन करें तो ईजिली हो जाएगा, कम समय में और जल्दी ही प्रोसेस हो जाता है। केवाईसी की बात करूँ तो इसमें जो भी डिक्लेरेशन होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको सबमिट करने होते हैं रिलेटिव बैंक में, या जो भी बैंक आपसे मांगता है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो सेटलमेंट है या प्रोसेस है वो कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और जो मैं बात करूँ उसके आरबीआई के या फिर आरएलएस के, यानी कि लिबर्टी रेमिटेंस स्कीम के तहत यूएसडी इक्विपमेंट्स में अभी की डेट में ये इसकी ट्रांजेक्शन होती है। हालांकि आने वाले समय में भी हो सकता है कि फीफा नाम की जो एक सर्विस है वो चालू हो जाए। फीफा एक तरह का एक ऐसा है जिसमें 5 कंट्री ने मिलकर के एक ऐसी कंट्री बनाई है जिसमें आप जो भी लेन देन करेंगे वो आप इस कंट्री, यानी कि जितनी भी कंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, चाइना हो गया, इसमें आपका इंडिया हो गया, इसमें आपका अमेरिका को छोड़ के बाकी जो अदर हमारे कंट्रीज हो गए, ये सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे और इनमें 5 कंट्रियों के अकॉर्डिंग में लेन देन होगा, उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग लेन देन होगा, जिसमें चार्जेस जो मार्केट फीस लगती है आपकी रेमिटेंस में, जो उसमें एक मीडिएटर बैंक होता है जो चार्जेस लेता है इन सबको लेन देन करने में, जो यूएसडी डॉलर जो बैंक होता है अमेरिका का वो लेता है चार्जेस को बैलेंस ट्रांसफर करने में, तो इसमें नहीं लगेगा। तो मे भी हो सकता है कि जब ये आगे स्टार्ट हो जाए तो उस केस में ये सारा लेन देन आप इसके माध्यम से आपका होता रहेगा, चार्जेस से आपके इसमें कम लगेंगे। बाकी सभी जो भी टर्म एंड कंडीशन चार्जेस हो बैंक टू बैंक भी वेरी करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे साथ में विदेश में शिक्षा शुल्क का भुगतान। अगर आप कोई बच्चा, आपका स्टूडेंट बाहर पढ़ रहा है, विदेश में पढ़ रहा है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि आप फीस कैसे जमा करेंगे, कैसे करेंगे।
एचडीएफसी बैंक आज की डेट में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराता है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इसको ईजिली आप यूनिवर्सिटी की जो फीस है डायरेक्टली उनके अकाउंट में या फ्लाईवेयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उसमें बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप किसी के बैंक अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, सेम वैसा ही है, ठीक है। और फॉरेक्स कार्ड जो भी रेट है उनके अकॉर्डिंग आपको इसमें लगते हैं चार्जेस वगैरह, और ट्रैकिंग इसलिए आप कर सकते हैं। बाकी चार्जेस बैंक टू बैंक भी कैरी करते हैं। अगर इसमें बेनिफिट की बात करूं तो ये फास्ट है, सिक्योर ट्रांसफ़र है, उस स्टूडेंट को सपोर्ट करता है और डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग की सुविधा भी आपको ये प्रोवाइड कराता है। ट्रांसपेरेंट है, एफएक्स रेट भी इसमें काफ़ी बेटर मिल जाते हैं आपको, और यूनिवर्सिटी डायरेक्टली टाई अप आपका रहता है, तो उसमें कोई भी बैरियर या बीच में आपको प्रॉब्लम नहीं होती बैलेंस ट्रांसफ़र करने में। ध्यान देने वाली बात है कि फ़ीस कंफर्मेशन ट्रांसफ़र से पहले ज़रूरी है। सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही रेमिटेंस होती है। रेमिटेंस तभी होती है जब आप डॉक्यूमेंट जो दे रहे हैं वो वैलिड हो और सही हो, अदरवाइज ये रेमिटेंस कंप्लीट होगा ही नहीं। अगले पॉइंट पे आते हैं हमारा जो है विदेशी सेवाएं। आज की डेट में एचडीएफसी बैंक जो देता है वो काफ़ी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है अपने पुराने और नए कस्टमर दोनों तरह की, यानी कि जितने भी एचडीएफसी के कस्टमर है उन सभी के लिए ये सुविधा उपलब्ध है जिनके पास में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, या फिर बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग जो भी वो यूज़ कर रहे हैं। अगर उनके पास ये ऑप्शन है तो वो इजीली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ईज ऑफ रेमिटेंस कर सकते हैं, जो कर्मचारी विदेश में कंपनी में ईज में एम्प्लॉई हैं, स्टॉक ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उनके लिए ईज ऑफ रेमिटेंस की सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से फंड ट्रांसफ़र वो कर सकते हैं, जिस बैंक में सहायता प्रदान कर सकते हैं, इसमें मतलब ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बैंक है वो इसलिए प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे से मतलब है कि ये भी इंडिया का एक तरह का बैंक है, इसलिए मैं इसमें हमारी वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे आप ऐसा ना समझें कि मैं इनका कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं। अभी मैं सिर्फ जो भी कंटेंट बना रहा हूँ वो एचडीएफसी बैंक के ऊपर है, तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिक एचडीएफसी बैंक का नाम यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंटेड है वो आपको बैंक में सबमिट करने होते हैं या लगाने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी रेमिटेंस कंप्लीट होती है। बाकी जो बेनिफिट में इसमें अदर बेनिफिट की बात करूँ तो रिलीजियस ऑफर्स भी मिलते रहते हैं, जैसे यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से आप किसी भी सीधे मंदिर, ट्रस्ट या एनजीओ को बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, ठीक है। उसके डॉक्यूमेंट, उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं, जिसका फ़ायदा आपको इनकम टैक्स स्लैब में भी मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप टैक्स पे करते हैं तो दान करने से आपको उतने अमाउंट तक का या लगभग जो भी आईटीआर इनकम टैक्स का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। वीज़ा कार्ड पे की बात करें तो आज की डेट में एचडीएफसी बैंक अपने कस्टमर को वीज़ा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मर्चेंट जो भी है वो सुविधा उपलब्ध कराता है, यानी कि प्रोवाइड करा रहा है, जिसके माध्यम से आप इजीली बैलेंस ट्रांसफर या लेन देन या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इजीली कहीं भी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी कोई भी कार्ड का यूज़ करें तो ओटीपी किसी के साथ भी शेयर ना करें, बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं, क्योंकि बैंक आपसे कभी भी ओटीपी, सीवीवी पिन, पासवर्ड, ओटीपी कुछ नहीं मांगता है, तो इस चीज़ से अवेयर रहें। अगला पॉइंट हमारा सेवाएं। अगर मैं इसमें आपकी पॉइंटर की बात करूं तो केवाईसी और वेरिफिकेशन के लिए हर ट्रांसफर के लिए प्रॉपर केवाईसी और वेरिफिकेशन अनिवार्य है। अपने डॉक्यूमेंट हमेशा अपडेट रखें, आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपके डॉक्यूमेंट अपडेटेड है। गलत डिटेल्स आप कभी फिल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके लेन देन में प्रॉब्लम आ सकती है, रिवर्सल में प्रॉब्लम आ सकती है और बैलेंस आपका कहीं और भी जा सकता है जिसमें रिवर्सल नहीं होता है सम टाइम और सम केसेस में। वैसे केसेस में बैंक टू बैंक और केस टू केस डिपेंड करता है, वेरी करता है। फीस और लिमिट की बात करूँ तो बैंक अपनी फीस और लिमिट समय समय पर अपडेट करता रहता है, इसलिए लेटेस्ट जानकारी के लिए हमेशा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसको हमेशा देखें। इसके अलावा फ्रॉड प्रोटेक्शन की मैं बात करूँ तो आज की डेट में अगर कोई भी आपके पास में प्रॉब्लम होती है, जैसे जिस बैंक के साथ में अगर कस्टमर है आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, तो फ्रॉड होने के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बैंक को सूचित करें, ताकि बैंक उसके अकॉर्डिंग आपके बेनिफिट के लिए एक्शन ले सके। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे के लिए मैं आपको बस फाइनल चीज़ बताना चाहूँगा कि वेरिफिकेशन हर तरह की होती है बैंक में, तो जब भी आप वेरिफिकेशन कराएं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में अपने आधार नंबर वगैरह से लिंक रखें, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही अपनी पिन और ओटीपी की सुरक्षा रखें। आप किसी के साथ में कभी भी यूपीआई पिन, एटीएम पिन और ओटीपी शेयर किसी के साथ ना करें, और ना ही किसी तरह फ़ोन या लिंक या फिर अनऑथराइज्ड लिंक पे ना क्लिक करें। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली बैंक में कॉल कर सकते हैं, उससे आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ बैंक जितने भी टर्म एंड कंडीशन है बैंक के रूल के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए कभी भी जानकारी या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर ट्रांसफ़र करने से पहले पूरी जानकारी लें, या फिर बैंक ऑफिशियली अपने लीगल एडवाइजर से बात करें। इस तरह की और भी जानकारी देखने के लिए और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मार्गदर्शन में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।